नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का WOP के इस चैनल डॉक्टर विनी शर्मा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, जैसा कि हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की चर्चा कर रहे थे, उसमें अब आज हम आपातकालीन शक्तियों की विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में, जो आपातकालीन शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर हम करेंगे। संविधान के 18वें भाग में बच्चों आपात स्थिति का उल्लेख किया गया है। इमरजेंसी जो सिचुएशंस हैं वो 18वें भाग में बताई गई हैं। इसमें 9 अनुच्छेद हैं और प्रोफेसर के.वी. राव हैं, वो कहते हैं कि संविधान का कोई अनुच्छेद या भाग उतना बदनाम नहीं है जितना कि यह आपात स्थिति का अनुच्छेद। इन अनुच्छेदों में बहुत बड़ी शक्ति निहित है जिसका कि सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। बच्चों, संविधान सभा में इन शक्तियों को लेकर काफी गर्मागर्म वाद विवाद भी हुआ और श्री कामत हैं एक, उन्होंने कहा कि संसार के और किसी लोकतांत्रिक देश में इस तरह की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है जितनी कि इस अनुच्छेद में देखने को मिलती है। बच्चों, आपातकालीन परिस्थितियों की 3 घोषणाएं बताई गई हैं। पहली आती है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न संकट। दूसरा आता है राज्यों में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाने पर, और तीसरा आता है वित्तीय संकट की स्थिति में। तो बच्चों, पहला युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न संकट की हम चर्चा करेंगे। यह अनुच्छेद 352 में बताया गया। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको जानकारी दी थी कि अनुच्छेद 352 जो है आपात स्थिति की घोषणा करता है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न होने पर। 44वें संवैधानिक संशोधन में बच्चों पहले आंतरिक उपद्रव की वजह से भी आपात स्थिति की घोषणा की जाती थी, प्रावधान था। और 44वें संविधान संशोधन के अनुसार आपात स्थिति की घोषणा के लिए आंतरिक उपद्रव या गड़बड़ की काफी नहीं है, इसके लिए सशस्त्र विद्रोह आवश्यक होगा और इसमें सशस्त्र विद्रोह शब्द इसमें ऐड कर दिया गया और आंतरिक उपद्रव जो है इसे हटा दिया गया। और आपात घोषणा की संसद द्वारा 1 महीने के भीतर स्वीकृति भी होनी चाहिए, अन्यथा 1 महीने के बाद यह घोषणा प्रभावी नहीं रहेगी। 44वें संवैधानिक संशोधन के लागू होने से पहले यह समय 2 महीने का था। संसद की स्वीकृति मिल जाने पर इस घोषणा का प्रभाव 6 महीने तक रहेगा, परंतु यदि संसद चाहे तो 6 महीने की अवधि में इसे आगे बढ़ा भी सकती है। और इस प्रकार संसद की स्वीकृति से यह घोषणा अनिश्चित काल तक लागू रह सकती है। और आपात घोषणा को स्वीकृति देने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से भी पारित होना आवश्यक है। बच्चों, यदि इस प्रकार की घोषणा कभी ऐसे समय पर की जाए जबकि लोकसभा भंग हो चुकी है अथवा घोषणा के 1 महीने के भीतर लोकसभा भंग हो जाए तो अकेले राज्यसभा ही उसका अनुमोदन कर सकती है और लोकसभा के पुनर्गठन के बाद 30 दिन के भीतर उसे लोकसभा की स्वीकृति भी मिलना आवश्यक है, अन्यथा 30 दिन के बाद यह घोषणा लागू नहीं होगी, निष्प्रभावी हो जाएगी। लोकसभा यदि सामान्य बहुमत से यह प्रस्ताव पास कर दे कि आपात स्थिति की घोषणा रद्द कर दी जाए तो राष्ट्रपति को यह घोषणा वापस लेनी पड़ती है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत सबसे पहली घोषणा सितंबर 1962 में चीन के आक्रमण में की गई थी और यह उद्घोषणा 10 जनवरी 1968 तक चालू रही थी। इसके बाद पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण किए जाने के तुरंत बाद 3 दिसंबर 1971 को संकट काल की घोषणा की गई और इस अनुच्छेद के तहत तीसरी उद्घोषणा 26 जून 1975 की जो 21 मार्च 1977 तक लागू रही। 75 से 77 तक ये लागू रही। तो ये इस प्रकार से ये घोषणाएं की गई थी। अब बच्चों, बात आती है दूसरे अनुच्छेद की। जो दूसरा अनुच्छेद है 356, जो संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर इमरजेंसी लागू होती है। अनुच्छेद 356 में संवैधानिक ढांचे की विफलता से उत्पन्न संकट का उल्लेख मिलता है। यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो कि किसी राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। बच्चों, और इस तरह की उद्घोषणा प्राय उस स्थिति में की जाती है जब किसी राज्य में अस्थिरता बढ़ जाती है और मंत्रिमंडल का बनना या सरकार का चलना दुभर हो जाता है, दुष्कर हो जाता है
संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल व सरकार नहीं चला पाती है तो संसद द्वारा 2 महीने के भीतर इस घोषणा का अनुमोदन हो जाना चाहिए और संसद की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक चल सकता है। राष्ट्रपति शासन की अवधि 6-6 महीने करके 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है और परंतु 44 से संविधान संशोधन के अनुसार यह अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी गई। 3 साल से जो पहले 44 संविधान संशोधन से पहले ये 3 साल थी और अब यह घटाकर 1 वर्ष कर दी गई है। इस अवधि के पश्चात राष्ट्रपति शासन तभी कायम रह सकता है बच्चों जब संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में आपात उद्घोषणा लागू हो। निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि राज्य विधानसभा का चुनाव कराने में कठिनाइयां हैं, परंतु राष्ट्रपति शासन की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले 1951 में पंजाब में लागू किया गया। उसके बाद राष्ट्रपति ने कई बार अपने इन अधिकारों का उपयोग किया और 1967 के बाद तो कई राज्यों हरियाणा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात में भी संकटकालीन शक्तियों का उपयोग किया गया। 30 अप्रैल 1977 को कार्यवाहक राष्ट्रपति श्री बी.डी. जत्ती ने भी एक साथ 9 राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर दिया और सरकार के इस फैसले का विधि मंत्री ने इस आधार पर समर्थन किया कि मार्च 1977 के चुनाव परिणाम से इस बात की पुष्टि हो गई थी कि उन 9 राज्यों की विधानसभाएं सही अर्थों में लोकमत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी। इसी प्रकार से 1980 में केंद्र में कांग्रेस आई की सरकार बनने के बाद एक बार फिर 9 राज्यों में विधानसभाएं भंग कर दी गई और फरवरी 2005 तक विभिन्न राज्यों में करीब 100 बार से भी अधिक राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका था और मार्च 1999 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की उद्घोषणा इसलिए वापस लेनी पड़ी क्योंकि राज्यसभा द्वारा इसकी पुष्टि की संभावना नहीं थी और यह पहला मौका था बच्चों जब राष्ट्रपति शासन को इस वजह से निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद बच्चों बात आती है वित्तीय संकट की और अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर संकट काल यानी इमरजेंसी लागू कर सकता है। यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि भारत के आर्थिक स्थायित्व अथवा साख को खतरा पैदा होने वाला है या हो गया है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है और यह घोषणा जो है 2 महीने के भीतर संसद के समक्ष रखी जानी चाहिए और संसद की अनुमति से ही उद्घोषणा अनिश्चित काल तक चल सकती है। अब बच्चों बात आती है आपात उद्घोषणा का राज्यों की स्वायत्तता पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपात उद्घोषणा जब होती है बच्चों तो राज्यों की स्वतंत्रता पर जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत ही सोचनीय है, विचारणीय है। तो सबसे पहला प्रभाव आता है युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण की गई उद्घोषणा से केंद्रीय सरकार की शक्तियों में काफी विस्तार हो जाता है और इस घोषणा की परिणाम इस प्रकार होते हैं। संसद उन विषयों पर भी कानून बना सकती है जो राज्य सूची में शामिल होते हैं। इस प्रकार से बच्चों आपको पता है भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है और सूचियों को 3 भागों में बांटा गया है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और एक सूची और जोड़ी गई है जिसे अवशिष्ट विषय कहा जाता है। तो राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उन विषयों पर राज्य सरकार जो है कानूनों का निर्माण करती है। तो राज्य सूची में जो विषय होते हैं जब आपातकाल लग जाता है तब संसद उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। ये ठीक है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का परिणाम यह नहीं होता कि राज्यों के विधानमंडल भंग कर दी जाए, परंतु इतना अवश्य है कि संसद को हर विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। केंद्र सरकार राज्यों की कार्यपालिका को कोई भी आदेश या निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार जो है वह राज्यों को आदेश दे सकती है, निर्देश दे सकती है। संविधान की वित्तीय व्यवस्थाएं स्थगित कर दी जाती हैं और केंद्र से राज्यों को जो धन और अनुदान मिलता है उसमें भी फेरबदल हो जाती है। राज्यों के संवैधानिक ढांचे के विफल हो जाने पर राज्यों का विधानमंडल और राज्य मंत्रिमंडल दोनों भंग कर दिए जाते हैं और कभी कभी तो बच्चों विधानसभा भंग नहीं की जाती, उसे निलंबित रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आगे चलकर वैकल्पिक सरकार बनाना संभव हो और विधानसभा को सक्रिय किया जा सके। जब तक राष्ट्रपति शासन लागू होता है बच्चों तो राष्ट्रपति उस राज्य पर राज्यपाल व अन्य अधिकारियों के माध्यम से शासन करता है और राज्य विधानमंडल की शक्तियों का उपयोग संसद करती है और राज्य के लिए जिन कानूनों की आवश्यकता होती है उन कानूनों को बनाने का अधिकार संसद रखती है। वित्तीय संकट के कारण जो उद्घोषणा की जाती है बच्चों
उसके परिणाम ये होते हैं कि केंद्र सरकार वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों को उचित आदेश दे सकती है और राज्यों को आदेश दिया जा सकता है कि वे अपने कर्मचारियों के वेतन भत्तों को भी घटा दें, और राज्यों को यह आदेश भी दिया जाता है कि केंद्र की अनुमति के बिना कोई खर्चा नहीं किया जाएगा, और विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए उनके पास भेज दिया जाता है। अब बच्चों बात आती है आपात उद्घोषणा का मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब आपात उद्घोषणा होती है, इमरजेंसी जब लागू होती है, तो काफी मौलिक अधिकार जो है निष्प्रभावी हो जाते हैं। जिसमें अनुच्छेद 19 की बात हम करें तो मौलिक अधिकार सरकार की शक्तियों को सीमित नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे शब्दों में संसद ऐसे कानून बना सकती है जो अनुच्छेद 19 में वर्णित अधिकारों के विरुद्ध हो। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों की जो स्वतंत्रताएं हैं, जैसे भाषण अभिव्यक्ति की, बिना हथियार लिए सभा सम्मेलन की, संघ व समुदाय बनाने की, देश में बेरोक टोक घूमने फिरने की, देश के किसी भी भाग में बस जाने की, किसी भी व्यवसाय व कारोबार को करने की, आपात स्थिति के दौरान ये स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाती हैं बच्चों, और राज्य को इनके विरुद्ध कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं होता है। आपात स्थिति में संविधान के भाग 3 में वर्णित अन्य किसी अधिकार का लागू किया जाना भी स्थगित किया जाता है, और सामान्य स्थिति में अधिकार उच्च न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा लागू कराए जाते हैं। अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालयों को कई प्रकार के लेख और आदेश जारी करने पड़ते हैं, परंतु आपात स्थिति के दौरान राष्ट्रपति एक आदेश जारी करता है जिसके अनुसार मौलिक अधिकारों को लागू कराया जाना रोका जा सकता है। उदाहरण जैसे हम देखें, 26 जून 1975 को राष्ट्रपति ने अपने एक आदेश के जरिए अनुच्छेद 14, 21 व 22 में दिए गए अधिकारों को स्थगित कर दिया था। यहाँ यह उल्लेख कर देना उचित होगा बच्चों कि अनुच्छेद 14 जो है कानून की समक्ष समानता से संबंधित है, और 21 और 22 जो है 21 जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, और 22 बंदीकरण और नजरबंदी से बचाव की संबंधित है। 26 जून 1975 को जो आपात स्थिति की घोषणा की गई थी बच्चों, सरकार द्वारा उसका उपयोग अपने विरोधियों को दबाने के लिए किया गया था, और 1977 मार्च में जो चुनाव हुआ जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आ गई, और नई सरकार ने 44 से संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था कर दी कि अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए अधिकार आपात स्थिति में स्थगित नहीं किए जाएंगे। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो आपात स्थिति में निष्प्रभावी नहीं होते हैं, और बाकी जितने भी अधिकार होते हैं वो निष्प्रभावी हो जाते हैं। आपात संबंधों का हम मूल्यांकन करें तो बच्चों, संविधान सभा में जैसा कि पहले ही हमें बताया जा चुका है कि राष्ट्रपति की इन शक्तियों को लेकर बहुत ही गर्मागर्म बहस हो चुकी थी, और आलोचकों ने यह भी आशंका प्रकट की थी बच्चों कि राष्ट्रपति अथवा उसके मंत्रिमंडल द्वारा इन शक्तियों का दुरुपयोग किया जा सकता है। यह संभव है बच्चों कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण नहीं, बल्कि कुछ राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। आपात उपबंधों की काफी आलोचना भी होती रही है, जैसे कि लोकतंत्र का निरादर। आपात स्थिति के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, और इस प्रकार लोकतंत्र जो है अर्थहीन हो जाता है, महत्वहीन हो जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं बच्चों, 1975 में घोषित आपात स्थिति के दौरान राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग किया गया, और शाह आयोग की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया था बच्चों कि राजनीतिक विरोधियों को अपमानजनक स्थिति में डाला गया, और मीसा के अंतर्गत बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां की गई, और गुप्तचर विभाग का प्रयोग कुछ बड़े नेताओं पर निगरानी रखने के लिए किया गया था। संघात्मक व्यवस्था पर आघात होता है बच्चों, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि आपात स्थिति के दौरान संसद जो होती है वो अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती है, और राज्य के विषयों पर कानून, राज्य सूची के विषयों पर वह कानून बना सकती है। इतना ही नहीं बच्चों, राज्य सरकारों को भंग तक कर सकती है। मार्च 2005 तक विभिन्न राज्यों में करीब 100 बार से भी अधिक राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है, और कई बार केंद्र ने दलबंदी से प्रेरित होकर ही राज्य की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त भी कर दिया है। 1977 और 1980 में एक साथ 9 राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया, जो कि एक बहुत ही गंभीर मसला था। और कुमार प्रशांत ने तो यहां तक कहा कि दलीय स्वार्थों के लिए केंद्र की सरकार ने राज्यों की विपक्षी सरकारों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया वह भारतीय लोकतंत्र का एक ऐसा अध्याय है जो अब तक समाप्त नहीं हुआ है। SR मुंबई केस में उच्चतम न्यायालय ने 1994 में अपने एक फैसले में कहा कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत दी गई शक्ति राजनीतिक विरोधियों को दंडित करने के लिए नहीं है,
राज्य सरकार को तभी बर्खास्त किया जा सकता है जब राष्ट्रपति के समक्ष इस बात से संतुष्ट होने के लिए पर्याप्त आधार हो कि राज्य का प्रशासन चलाना असंभव हो गया है। तभी जाकर के वह अनुच्छेद 356 को प्रभावी बनाएंगे। अब बच्चों देखो, आप इसके अंतर्गत देख सकते हैं R.K. लक्ष्मण ने इस कार्टून को बनाया है और आपातकाल के दौरान समाचार पत्रों का मुंह बंद कर दिया गया है, मतलब इमरजेंसी लागू हो गई है तो इसमें समाचार पत्रों में जो लेख प्रकाशन या विचारों की स्वतंत्रता की बात आती है वो भी बंद कर दिया जाता है, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। मोहन सिंह जी हैं, उन्होंने कहा है अंततः अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए श्रीमती गांधी ने सैकड़ों वर्षों के हमारे पुरखों के त्याग और बलिदान से प्राप्त भारत के संविधान के सभी लोकतांत्रिक अधिकारों पर एक तानाशाह की तरह हमला बोल दिया और रात में जय प्रकाश नारायण सहित विपक्ष के सभी नेता गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिए गए और अखबारों पर पाबंदी लगा दी गई और संसद मार्ग के थाने में जयप्रकाश से मात्र मिलने गए और कांग्रेस के दिग्गज नेता चंद्रशेखर और कृष्णकांत रामधन भी नजरबंद कर दिए गए। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और सांसद का 25 जून 2006 को दैनिक जागरण में प्रकाशित एक लेख में लिखा गया है, लोकतंत्र का वह काला दौर। अब बच्चों देख सकते हैं हम तीसरा बिंदु, जिसमें राज्यपाल और सिविल पदाधिकारियों की निष्पक्षता पर आंच आती है। आपातकालीन शक्तियों में बच्चों क्या होता है कि प्रयोग यदि दलीय हितों की दृष्टि से किया जाए तो राज्यपाल और सिविल अधिकारी भी राजनीति के घेरे में आ जाते हैं और इससे इनकी निष्पक्षता और कार्यकुशलता दोनों की हानि होती है और संवैधानिक संकट पैदा होने का खतरा भी बना रहता है। सरकारी आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाना चाहिए जो राजनीति से बहुत अधिक सक्रिय ना रहे, यानी कि दलगत राजनीति से बिल्कुल वह दूर हो। आपात उपबंधों के औचित्य पर हम बात करें कि ये कितना औचित्यपूर्ण है, इसको हम जस्टिफाई करें तो उपरोक्त आलोचनाओं से हम कुछ सच्चाई अवश्य है, पर इसका यह भी अर्थ नहीं है बच्चों की आपात उपबंधों को संविधान से निकाल दिया जाए। इन शक्तियों का मूल्यांकन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा। पहली बात आती है राज्यों की स्वायत्तता का हम आदर करते हैं, परंतु उससे भी अधिक महत्व देश की एकता और सुरक्षा को दी जाती है। प्रोफेसर के.वी. राव हैं, वो कहते हैं ये संभव है कि भारत की लड़ाई एक ऐसे देश से छिड़ जाए जिसके प्रति भारत की कोई राज्य सरकार सहानुभूति रखती हो। उस स्थिति में वह केंद्र के निर्देशों का अनादर कर सकती है, फलस्वरूप हमारे युद्ध प्रयासों को हानि पहुंचेगी और इन परिस्थितियों में केंद्र अनुच्छेद 365 और 356 के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है। तो देखो बच्चों, जब किसी देश के द्वारा हमारे भारत के प्रति अगर लड़ाई छेड़ दे और कोई राज्य सरकार उसे सहानुभूति रखती है तो ऐसी परिस्थितियों में आपात घोषणा कर देना बहुत ही जरूरी होता है। दूसरी बात अगर हम देखें बच्चों, संकट की स्थिति में यह स्वाभाविक भी होता है कि सरकार असाधारण शक्तियों का उपयोग करे। संकट तो संकट ही होता है, चाहे वह बाहरी हो चाहे आंतरिक हो या सशस्त्र विद्रोह हो। संसार के सभी देशों में असाधारण काल में सरकार असाधारण शक्तियों का उपयोग करती है। यदि राष्ट्र की अखंडता और स्वतंत्रता के खतरे में है तो राज्यों की स्वतंत्रता या मौलिक अधिकारों की दुहाई देने से क्या लाभ हो सकता है। तीसरी बात आती है बच्चों, यह कहना कि आपात स्थिति के दौरान राष्ट्रपति सर्वेसर्वा बन जाएगा, यह गलत बात है। संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति के सर्वेसर्वा हो जाने की कल्पना कभी नहीं की और उन्होंने एक ऐसे राष्ट्रपति की परिकल्पना की है जो अपने मंत्रिमंडल के अनुसार ही कार्य करेगा, उससे परामर्श लेगा और 44 संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति तब तक आपात स्थिति की घोषणा नहीं कर सकता है बच्चों, जब तक कि इसके संबंध में मंत्रिमंडल की ओर से लिखित आवेदन या लिखित निवेदन उसे नहीं मिल जाता। चौथी बात आती है बच्चों औचित्य के ऊपर। संविधान ने भली भांति यह भी स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा की गई संकटकालीन घोषणा संसद के समक्ष रखी जाएगी। संसद के अनुमोदन के बिना कोई भी उद्घोषणा 1 या 2 महीने से अधिक समय तक प्रभावी नहीं रहेगी और 44 संविधान संशोधन द्वारा इस बात पर व्यवस्था की गई है कि सरकार जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को पैरों तले न रौंद सके। अंत में हम यही कहना चाहेंगे बच्चों कि संकट काल के दौरान सरकार को शक्तिशाली बनाए रखना जरूरी है, परंतु नागरिकों में इतना नैतिक साहस अवश्य होना चाहिए बच्चों कि कोई भी सरकार उनकी स्वतंत्रताओं से खिलवाड़ न कर सके। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान के अनुसार क्या है और किस प्रकार से यह प्रभाव
डालती हैं। और बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। भारत के उपराष्ट्रपति को लेकर के हम फिर चर्चा आपसे करेंगे कि भारत का उपराष्ट्रपति क्या है और उसकी योग्यताएं क्या हैं और उसकी अवधि क्या है, और इनकी शक्तियों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार और धन्यवाद।